हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि मैंने कल लास्ट लेक्चर जो आपका लिया था वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सा था और उस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी काफ़ी किए थे। तो बच्चों एक बात आप याद रखना कि हमने आज आपका मैं वेलकम कर रहा हूँ किस बात के लिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के दूसरे लेक्चर में के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फोर्सेस के बारे में, है ना। याद होगा आपको फोर्सेस के बारे में कि हमने फोर्सेस के बारे में बच्चों क्या पढ़ा था। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि कितने तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे एक्ट करता है। और शायद मुझे लगता है कि हमने ये भी बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स किस किस का इफेक्ट क्या हो सकता है, वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, सब पर मैंने बातें की थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, कल मैंने नॉर्मल फोर्स के बारे में आपको बता दिया था, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। मैंने टेंशन के बारे में बात की थी, एग्जांपल्स के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है वो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है। और हमने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम पे वही उसी फोर्स को कंसीडर करना है जो उस पर लग रहा होगा। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर हमारा है और आपको दोबारा रिमाइंड मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको याद हो जाए। तो आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने यहां पहले ही लिख दिया है आपको ताकि हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसके रिटन करने में। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बच्चों कि न्यूटन्स का लॉ क्या होता था। हम लोग तो हम लोगों ने पढ़ा था, आप नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, एवरीबॉडी कंटिन्यूज, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। एवरीबॉडी, सभी जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी पार्टिकल्स होता है, कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब किसी वस्तु की अवस्था, किसी पार्टिकल की अवस्था, किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था क्या है। या तो वो चल रही होती है या वो रुकी हुई होती है, रेस्ट में होती है, तो वो उसका स्टेट कहलाता है। ठीक है, किसी बॉडी का स्टेट ऑफ, हम लोग स्टेट के बारे में भी कभी कभी पढ़ते हैं, तो हम लोग स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ, उन दोनों को मिला के स्टेट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब उसको इनर्शिया भी कहते हैं। तो हमने कहा कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वस्तु किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो रेस्ट का ऑब्जेक्ट हो, स्टेट हो, या किसी बॉडी का कोई पार्टिकल मोशन में हो, स्टेट यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि हमारा एफ नेट 0 होता है, सॉरी मतलब v कांस्टेंट होता है, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर v कांस्टेंट होगा, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बचपन में ही, और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। इससे पहले किनेमेटिक्स में जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर v कांस्टेंट होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, मतलब a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v1 है, अगर v1 और यहाँ पे जो, अगर कोई बॉडी यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पे जो v2 है वो भी v है, अगर v1 v है, v2 भी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 हुआ बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी चल रही है तो हम उसको कहेंगे कि उसमें 0। ठीक है, तो आप ये बात को, इस चीज को आप समझ गए। समझने का मतलब यह है कि हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन में इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है बॉडी का, तो हम कहते हैं कि वहां क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन में भी चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी चेंज होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी चेंज हो जाता है, तो वो वेलोसिटी कैसे हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहां क्या लिख दिया? ऑटोमेटिकली पहले ही लिख दिया कि v कांस्टेंट है हमारा। किसी भी परिस्थिति में कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो रही है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ही हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पे अपना चलता जा रहा है, जिस स्पीड से चल रहा था, जिस वेलोसिटी चल रहा था, उसी वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है बच्चों। तो आप देखिए, स्ट्रेट लाइन में अनलेस कब तक चलती रहेगी? जब तक के उस पर कोई, इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, मतलब स्टेट को, उसकी अवस्था को परिवर्तित करने, बदलने, बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कोई, जो दुनिया की जो सारी वस्तुएं हैं वो उसी स्टेट में रहना चाहती हैं जिस स्टेट में वो हैं। जैसे आप अगर
ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ में रहना क्यों चाहेंगे, हम तो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको देखो ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है ना, क्या इसको चेंज होने का, ये चेंज होता है क्या अपने आप, जब तक कि हम इसको ऐसे उठा कर चेंज मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें तब तक ये चेंज नहीं होता। तो यही लॉ जो है ना क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है और इसको ही इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहीं कहीं आप देखोगे लिखा होता है, इनर्शिया ही समझिए। ऐसे तो गैलीलियो साहब ने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां बताई थी, ठीक है। तो वो स्टार्ट तो उन्होंने ही किया था कि कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहती है, रुकी है तो रुकी है, और चलती है तो चलती है, ठीक है। जब तक तो उन्होंने थोड़ा सा उसको इलोबरेट किया है और यहां लाके खड़ा कर दिया, मतलब कि फोर्स आपका जीरो। फोर्स जीरो का मतलब नहीं कि उस पर फोर्स बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अगर फोर्स अप्लाई तो हो रहा है मगर उसका नेट रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। इसलिए मैंने कहा दैट इज नेट फोर्स इक्वल टू एफ नेट। मैंने पहले क्यों लिखा वहां एफ जीरो लिखा, ताकि आपका मिसकंसेप्शन हमेशा दूर रहे। मैंने पहले लिखा एफ इक्वल टू जीरो, देन लिखा नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू जीरो, मतलब कि उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। देखो क्या हो रहा है हमारा एन। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई रेस्ट में एक बॉडी मैंने रखा है, क्या रखा है मैंने, एक ब्लॉक रखा है किसी ब्लॉक ग्राउंड पे, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है मान लो। तो हमारा क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के कांटेक्ट की वजह से, जो मैंने कल एफबीडी पढ़ा था उसकी नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में भी हमने बताया था आपको। तो हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा है वो ऊपर की तरफ एन काम कर रहा है और mg हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है, मतलब एफ नेट जीरो है, मतलब कि n इक्वल टू mg हो रहा है, मतलब कि n माइनस mg इक्वल टू जीरो हो रहा है बच्चों, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, n माइनस mg। मैं आपसे बोलूं फोर्स कैलकुलेट करो तो ऊपर n नीचे mg, तो n माइनस mg इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, जीरो हो रहा है, तभी ये बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है। अब ये सेकंड एग्जांपल वो है, यहां देखो आप कि हमने क्या किया, v इक्वल टू v1 इक्वल टू v रखा, आगे चलाया v1 इक्वल v2 इक्वल टू v रखा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये भी क्या हो रहा है, इसके भी ये भी रुके, अगर चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा। इसको जब तक के कोई बाहरी बल आप न लगा, जैसे कोई बॉडी आ रही है हम उसको लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, मतलब डी एक्सेलरेट कर, अगर ये इसमें भी हमने वही लिखा, हमने वही काम किया जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की बात की, ठीक। तो देखो इसमें एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है जो आपको समझ आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, if the sum of all the forces on a given object is F net and its acceleration is a, then a equal to 0 if and only if F net equal to 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, इसको ही इतना सही समझना है कि नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब कि बॉडी जो है हमारा क्या है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है। इस पर फटाक से मैं आपको अब इसके हिसाब से मैं एक प्रॉब्लम अभी करने जा रहा हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड लॉ में एक्सेलरेशन की बात होगी, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे, जहां हमने 9th क्लास में डेराइव किया था, क्या ड्राइव किया था, एफ इक्वल टू एम मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, है ना। चलो जी, तो हम आपको याद होगा मैंने कल बताया था रिजोल्यूशन, तो हम अभी कुछ प्रॉब्लम करेंगे इक्विलिब्रियम टाइप का, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, कि देखो अगर मैं कहूं आपसे, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई फोर्स इस तरीके से रिजॉल्व करें, अगर एफ लग रहा होगा और ये थीटा है, ये एफ है, तो ये एफ कॉस थीटा होता है और ये एफ साइन थीटा होता है बच्चों, ठीक है। और मैंने कल भी बता दिया था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर में डायरेक्टली, है ना। तो देखो डायरेक्टली प्रॉब्लम को टेंशन हो रहा है क्या तुम्हें, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत ही आसान और सिर्फ समझने का टॉपिक। अगर आप इसको समझ गए तो फिर समझो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो धुर्री उड़ जाएंगे इसके, ठीक है। देखो ऐसा है क्या है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसी बुक से मैंने लिया है, ठीक। और ये देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक, बहुत छोटा सा ब्लॉक है, और ये एम मान लो इसका 10, ये W दिया हुआ 10 कीजिए, है ना, 10 दिया हुआ W, और ये वाला जो एंगल है थीटा है। अब ये कह रहा है कि भाई हमको इसको रिजॉल्व करके बताओ, इसको रिजॉल्व करके बताओ 30 डिग्री,
ठीक है, इसको क्या करो, रिजॉल्व करके देखो कैसे रिजॉल्व होगा। अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाक से करके बताओ मुझे जल्दी में। ठीक है, बना नहीं बना? अरे यार इसमें है क्या, देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब यहां पर ज्योमेट्री मुझसे मत पूछना, आपको आता है ज्योमेट्री, है ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकते, हाँ ये इसको काम करो, वेट को मैं फिर चेंज कौन सा करने जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डब्ल्यू को 10 न्यूटन कर देता डायरेक्टली, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं इसका परपेंडिकुलर निकालो भाई, इसको फोर्स को रिजॉल्व करो, है ना। तो W परपेंडिकुलर निकालो। W परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कल कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो परपेंडिकुलर ये हुआ और पैरेलल ये हुआ प्लेन के, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो W परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो क्या होगा हमारा बच्चों, 10 W cos 30 डिग्री, W cos 30 डिग्री मतलब वेट cos 30 डिग्री, तो क्या होगा 10 cos 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो क्या निकलेगा इसका बच्चों बताओ, 10 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 ना, सही बोला क्या, sin 60 √3/2 तो cos 30 √3/2, ठीक है यार। कैलकुलेशन गलती होगा तो मुझे बता देना। ये 5 से तो ये क्या हो गया 5√3, ठीक है। ये मैंने इसको चलता बोलता नहीं दिखाया ना, इसीलिए रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, तो हम इसको फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इस पर F0 = 0 निकाल रहे हैं। तो हमने क्या करा, W पैरेलल अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू इधर इस तरफ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, तो 10 इंटू 1/2 तो ये हो गया 5 न्यूटन आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जब तक इसको कॉपी में जल्दी से जल्दी फटाफट उतार लो यार, उतार लो। प्रॉब्लम बच गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहता है हमारा, सेकेंड प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, और 30 डिग्री एंगल है इसका, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो इसका आपने अरेंजमेंट तो देख लिया आपने। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। एक चीज कंसीडर करना कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका नेट फोर्स 0 है और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, उसकी बात हम कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से। फर्स्ट लॉ के हिसाब से न्यूटन्स के हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस क्वेश्चन को फटाफट उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूं, यहां हटा सकूं, ताकि मैं आपको यहां पे इसका दोबारा से FBD ड्रॉ कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी हम देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा ब्लॉक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, ये हमारा ब्लॉक है और ठीक है ऐसा है हमारा, ठीक। और देखो इसने कह दिया, क्या कह दिया है बच्चा, रफ सरफेस है ना, क्या कह दिया इसने, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस इसका मतलब इस पर एक फोर्स क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शन। ये क्या है हमारा फ्रिक्शन। और ये देखो ये वाला बच्चों वही कहानी है जो मैंने आपको कराया था कि टेंशन नहीं लेने का, ये हमारा टेंशन है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री है, फ्रिक्शन लग गया, मास ऑलवेज mg नीचे की तरफ लगेगा,
इसको मैंने W लिख दिया, ठीक है, एक बार में काम खत्म। और नॉर्मल कैसा होता है? ऐसा होता है नॉर्मल। हो गया यार। अब क्या बचा? क्वेश्चन क्या कहता है कि आप पहले वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस सभी फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए। चलिए जी कर देते हैं जी। देखो जी, एक हॉरिजॉन्टली लाइन हमने और एक हमने वर्टिकली लाइन ले लिया। सबसे पहले किसको सॉल्व कर दे? जो सबसे आसान हो। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये 30 तो ये 30 तो ये कितना है? 60 है, और तो ये कितना है? 30 है। बहुत आसान। ये 30 तो ये कितना है? 60 है। अगर ये 60 है तो ये कितना है? 30 है। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब देखो, ये वाला प्लेन और ये परपेंडिकुलर, ये 30 तो ये कितना बचा? 30। देखो सारे एंगल मैंने निकाल दिए फटाफट। तो ये कितना बचा? ये 30, ये 30, ये 30, सब हो गया। तो ये कितना बच गया? ये भी 30 बच गया। 30 30 30 90। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत आसानी से सारे एंगल निकल गए। जब एंगल का मसला सॉल्व हो गया तो हमें कौन सा मसला बचा? अब हमारे पास रसगुल्ला है, आगे टेबल पे फिर से एक बार, और हम इसको सिर्फ खाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे चलो देखते हैं। पहला हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। हमने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, एक वर्टिकल लाइन लिया, और फ्रिक्शन का प्लेन के अलोंग ड्राइव कर दिया। हमारे पास एंगल कौन सा है? 30 डिग्री है। ये फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन F cos 30 डिग्री, F sin 30 डिग्री। अगर वैल्यू निकालने के बाद अगर लिखोगे तो ये माइनस लिख सकते हो, इसकी वैल्यू है ना, नीचे की तरफ है तो माइनस में। चलिए जी, फ्रिक्शन का काम खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट का फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब कौन सा बचा भैया? हमारे पास बच गया ये नॉर्मल की बात कर लें। चलो नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल की जब हम बात करेंगे तो देखो नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल हमारे पास हम फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। हमारा प्लेन कैसा है? ऐसा है। नॉर्मल कहाँ है? यहाँ है। प्लेन से ये वाला एंगल, फ्रिक्शन वाली एंगल कितनी? 30 थी। ये कितनी एंगल हो गई? 60 हो गई, है ना। चलो सबको डिलीट मार दो। अब साफ दिख रहा होगा आपको कि ये हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारा क्या हो गया? n sin 60, और ये वाला माइनस माइनस में निगेटिव साइन है, n cos 60 डिग्री हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालो, माइनस के साथ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद कौन सा बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया भैया टेंशन। टेंशन टेंशन और टेंशन जो है ना, देखो टेंशन के बीच एंगल कौन सा है? ये टोटल एंगल कितना बच रहा है? गौर से देखो इस खूंखार एंगल को। ये है हमारा 30 डिग्री और 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, तो टोटल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे फिर से एक बार अगेन यही काम करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और टेंशन को ऐसा टेंशन दे देंगे कि भैया तुमको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब इसको दो तरीका कर सकते हो। टेंशन को या तो इस तरफ कर लो 30 डिग्री पे, या इस तरफ कर लो 60 डिग्री पे। जिस पे भी करना है, जो आपकी मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, वैसे कर लो। चलो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये हमारा t cos 30 डिग्री, t sin 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, साइन 60 डिग्री। सॉल्व हो गया भाई। अब कौन सा बचा? सिंपल बच गया mg, मतलब वेट। देखो देखो देखो, अगर ऐसा कोई लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वेट ऐसे ही लग रहा है, तो भैया पैरेलल में तो कुछ होना ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो इसका कुछ होना ही नहीं है ना, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है w। ठीक है, ओके, क्लियर जी, बढ़िया। तो हम ये कर चुके, कौन सा कर चुके? वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए हमने फ्रिक्शन का निकाला, हमने नॉर्मल कंडीशन का निकाला, हमने टेंशन को टेंशन देकर निकाला, हमने वेट भी ले लिया। ठीक है, अब इस वेट के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पोर्शन क्या था कि प्लेन के पैरेलल एंड प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने बात की थी कि प्लेन के परपेंडिकुलर ये होता है, प्लेन के पैरेलल ये होता है बच्चों। तो आपको फिर वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में भी हमने वही किया था, इस क्लास में भी हमें वही करना है बच्चों। गर्मी को ज्यादा लग रही है, एसी किसी ने बंद कर दिया है। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं। ठीक है, अब करो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बाद में ठंडा गर्मी की देखते रहेंगे। चलो जी, हम अभी किसको करें? ये हमारा प्लेन। अरे बच्चा, तो हमारा ये प्लेन है।
इसी के पैरेलल इसी के परपेंडिकुलर बोल रहा है, निकालिए। तो हम फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे तो भैया फ्रिक्शन तो प्लेन के पैरेलल ऑलरेडी है ही, तो cos 0 डिग्री पे ही मान लो, अगर है तो ऐसे ही है ना। अगर एंगल मान लें कि चलो इसके पास एंगल तो 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बनता है f cos 0 डिग्री, तो f का f ही रह गया। ठीक, अब दूसरा चीज क्या है, फिर प्लेन आप ड्रॉ कर दो, अब परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया कौन सा n हमारा यहाँ हो गया प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर। अब प्लेन के पैरेलल इनकी कोई वैल्यू नहीं, 0 वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए जी सेकंड नेक्स्ट करें। इसको उतार लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, इसको उतार लिया, इन सबको उतार ही लिया करो यार। हाँ चलो जी नेक्स्ट करें हम लोग। अब देखो बहुत मजेदार बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है यार, जिससे बहुत सारी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अब हमको कैसे सॉल्व करना है, एंगल कैसे डिसाइड करना है, सब कुछ हमको समझ में आ जाता है इस प्रॉब्लम से। इसलिए मैंने किसी खास किताब से इसको उठाया है और आपके सामने लेकर आया है। ठीक, अब देखो अब क्या करना है मुझे, एक और क्या, टेंशन वाला। देखो प्लेन के, ये हमारा प्लेन है 30 डिग्री पे और ये हमारा टेंशन है 30 डिग्री पे। भैया ये क्या कह रहा है, प्लेन के पैरेलल, तो प्लेन के पैरेलल टेंशन क्या होगा, t cos 30 डिग्री। प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होगा, t sin 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री इस प्लेन से ही एंगल बना रहा था। दिखने में भले ये मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखाया है, लेकिन ये इस प्लेन से ही 30 डिग्री एंगल बना रहा था। ठीक है, चलो जी, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या करें, अब हमारे पास बच गया एक और क्या बच गया जी, फिर से बना देते हैं यही वाली कहानी को। देखो ये हमारा वेट है ना, वेट कहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल, तो प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारा W cos, तो हम लिख सकते हैं ना W परपेंडिकुलर W cos कितना 30 डिग्री, और W पैरेलल जो हमारा होगा वो होगा W sin 30 डिग्री। देखो आ गया ना, यहां कितना W sin 30 डिग्री, या कितना W sin cos 30 डिग्री। कितना आसानी से बाबू साहब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया जी। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। देखो इस प्रॉब्लम को समझ लो, ये प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इतना न्यारा है। इससे क्या क्या सॉल्व हो सकता है, टेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इससे ब्लॉक एंड मास का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में इंटर किया। उसके बाद आपको रफ सरफेस में फ्रिक्शन लगता है, ये भी यहीं पर हमने कर लिया। हमने इस प्रॉब्लम में वन स्टॉप शॉप सुना है ना, एक ही जगह जाओ सारे कुछ खरीद लो। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, क्यों इसका बेसिक चीज खरीदा है। अब इस पर जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे ब्लॉक का प्रॉब्लम हम करेंगे, फिर हम बहुत सारे टेंशन का प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम फ्रिक्शन चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बस इतना तो पता चल गया ना कि फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगता है ब्लॉक इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का। और ये देख लीजिए इतनी चीजें आपको सामने हैं, ये सारे सॉल्व हो गए हैं। इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चों, आपसे गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम को अच्छे से करें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड प्रॉब्लम कौन सा है, हमारा थर्ड प्रॉब्लम है ये वाला, जिसमें हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। बच्चों टेंशन निकालना, अरे टेंशन ऐसे भी जिंदगी में से निकालते रहा करो, ठीक है, और यहां भी कैलकुलेट करते रहा करो। इस टेंशन को लेकर अपने ब्रेन को प्रेशर कुकर बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप हमेशा पहले FBD बनाइए। क्या बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक के ऊपर 10G लिख देते हैं, kg को चेंज कर दिया मैंने। और हमारे पास एक हमारा ये T1 मानते हैं और एक हमारा ये T2 मानते हैं। बच्चों बहुत ही आसान, सस्ता सुविस्ता, बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था मैंने वो निकाल दिया। एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ये बात मैंने कल की क्लास में बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो अवे फ्रॉम द बॉडी, ये एंगल किसी ने हमें बताया है कि 37 है। अगर ये 37 है तो आप एक ट्रायंगल याद रखो, मैं आपको बता देता हूं, ये 3, 4, 5,
अगर ये 37 है तो ऐसे हो गया। अब देखो इसको आप ऐसे x ले लो, y ले लो, इसको ले लो x भैया, तो क्या होगा हमारा, ये 37 है सॉरी यार 37 है तो ये हमारा क्या होगा 53, और ये 53 तो ये कितना 37, तो ये रिजॉल्व करो। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा T1 cos 37 और यहां आएगा T1 sin 37। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, मजेदार है, बहुत ही सुपर कंसेप्ट। T2 बैलेंस किसको करेगा भैया, T1 sin 37 को 37 को, और 10G किसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन का कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो T1 cos 37। तो हमारे पास दो इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन आ गई। बच्चों हम इस वक्त जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना वो बैलेंस प्रॉब्लम का कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं। हमारा F नॉट इक्वल टू 0 हम लोग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे T1 cos 37 इक्वल टू कितना 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 10G मीन्स 10 into 10। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा बच्चों, T1 और 37 की वैल्यू आप निकाल दो बहुत ही आसानी से। आपके पास 4 into 5 आएगा cos 37 की वैल्यू, और इक्वल टू 100 आएगा। आप इसको क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 into 5 upon 4, तो ये 25 से, और ये बचा 25 पंचे 125 न्यूटन आ गया। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन निकालोगे तो T2 इक्वल टू क्या आएगा, T1 sin 30 डिग्री जो आपको दिख रहा है बहुत ही क्लियर कट। तो T1 की वैल्यू हमारे पास 125 न्यूटन आ गई बच्चों। अब देखो ये 125 न्यूटन को मैं थोड़ा n को थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, है ना, तो देखो 125 n आ गया, न्यूटन आ गया। तो इस 125 को T1 की वैल्यू की जगह डालोगे, पुट करो, और sin 37 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, sin 37 डिग्री की वैल्यू B/H होता है। क्या होता है, P/H। तो हमारा परपेंडिकुलर 3/5 कितना बच्चा 25 into 3 दैट इज 75 न्यूटन आंसर हो गया आपका। देखो बच्चों बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा तीसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इस मास के बदले एक मास और यहाँ लगा हुआ हो, तो उसको भी रिजॉल्व कर दोगे, उसका भी टेंशन लिख दोगे, है ना, और उसको भी रिजॉल्व करके निकाल दोगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, जो इसे भी जो करना है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हम इस पर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, स्पेशल लेक्चर लेंगे। ये आप HC वर्मा में आप प्रॉब्लम करना शुरू कर दें। ओके ओके, बाय 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 बाय। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। ओके, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय।